Audio Jungle. इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इस साल से नया चैप्टर इन्होंने ज्वाइन किया है। आपको पता है वो कौन सा चैप्टर है? इंडेक्स नंबर्स। आपका 6th चैप्टर जो है इंडेक्स नंबर, ये न्यू ईयर में एडिशन किया गया है, पहले नहीं था। इसके सारे पार्ट्स देखते हुए अब हम नेक्स्ट पार्ट लेने जा रहे हैं। सारे पार्ट्स मीन्स हमने पहले मीनिंग देखा था, डेफिनेशंस देखा था, फिर फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स हमने देखा था, फिर टाइप्स ऑफ फॉर्मूले देखा था हमने। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। मतलब इंडेक्स नंबर अगर आप फाइंड आउट करने जा रहे हो तो क्या क्या तैयारियां करते हो, कौन कौन से चीजों को जमा करते हो। तो आप जानते हो घर में कोई भी पकवान बनाना है, कोई भी डिश बनाना है घर में, तो आप पहले मार्केट से जो भी चीजें चाहिए वो कलेक्ट करते हो। मार्केट से जो भी चीजें चाहिए पहले वो आप कलेक्ट करते हो, फिर किचन में वो डिश बनाना शुरू करते हो। तो इसी तरह से इंडेक्स नंबर के हमने फॉर्मूले तो देख लिए हैं, लेकिन फॉर्मूले क्या है? किचन का काम है डिश बनाना शुरू करने का एहसास है। डिश बनाने के पहले जो हम मटेरियल्स मार्केट से परचेज करके लाते हैं, स्टेप बाय स्टेप कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं, उसी तरह से इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ चीजों को जमा करना पड़ता है, तब जाकर कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर होता है। आप जानते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करना है तो आपको सीमेंट वाले से कांटेक्ट करना होगा, जहां से आयरन, जहां से हमें जो पिलर्स हैं, जो रॉड्स हैं, सलिया, वो जहां से मिलता होगा उनसे कांटेक्ट करना होगा। फिर फर्नीचर के लिए कांटेक्ट करना होगा, पेंटिंग वाले से कांटेक्ट करना होगा, पीओपी वाले से कांटेक्ट करना होगा, तमाम लोगों से कांटेक्ट करना होगा, तब जाकर बिल्डिंग क्या है बनना शुरू होगी। तो इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से एलिमेंट, कौन से एलिमेंट हमें जमा करने होंगे वो हम आज वन बाय वन देखेंगे। ओके, सो लेट्स चेक स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। आगे जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के अंतर्गत। फर्स्ट पॉइंट टू बी कंसीडर इज व्हाट? पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर। पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आपको जैसे बताया गया स्टूडेंट्स, अगर आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा आज डिश बनाना है, सामान मार्केट से लेकर आ जाओ, तो आप मार्केट दौड़ पड़ेंगे क्या? नहीं, पहले पूछेंगे कि कौन सा डिश बनने वाला है, उसी के हिसाब से तो आप मार्केट से सामान लाएंगे। आपको पता ही नहीं है कौन सा डिश बनने वाला है, तो कौन सा सामान, कौन सा कमोडिटी आप परचेज करोगे मार्केट में? तो सबसे पहले पता लगाना जरूरी है कि किचन में कौन सा डिश बनने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप कमोडिटीज को परचेज करके लाओगे। तो ऐसे ही इंडेक्स नंबर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इंडेक्स नंबर हम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, किसके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, इट्स स्कोप एज वेल एज variable is intended to be measured should be clearly decided to achieve fruitful results। तो यहां पर बताया गया स्टूडेंट्स कि आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपका सबसे पहले पता लगाना जरूरी है कि उसका स्कोप क्या होगा। लिमिटेड स्कोप होगा या वाइड स्कोप होगा, मींस वो छोटी एरिया कवर करेगा या बड़ी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, कवर करेगा।
एज वेल एज मतलब उसके साथ विच वेरिएबल इज इंटेंडेड। वेरिएबल मतलब आप फूड ग्रेन इंडेक्स नंबर अगर बना रहे हो, फूड ग्रेन, तो उसके अंदर कौन कौन सा वेरिएबल लिया जाना चाहिए, राइस या वीट या शुगर या ज्वार, ये सब क्या है पहले डिसाइड किया जाए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक्स मतलब वेरिएबल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें इंटेंडेड मतलब इंक्लूड किया जाए, लिया जाए, टू बी मेजर्ड, उन्हें लेकर इंडेक्स नंबर मेजर किया जाए। क्लियरली डिसाइडेड टू अचीव, और ये क्लियरली डिसाइड करने के बाद ही आप इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे ताकि आप अचीव करें, मींस प्राप्त करें फ्रूटफुल रिजल्ट। मतलब क्या है, चाहत के हिसाब से आप रिजल्ट प्राप्त करें, मतलब आपका जो रिजल्ट आया है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। फ्रूटफुल मींस क्या, बेनिफिशियल हो। आपको फिर से मैं बता दूं स्टूडेंट्स, पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर जो है कई होते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं रखता हूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपका पर्पज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आप कंज्यूमर के हिसाब से कमोडिटीज को लाएंगे और फिक्स करेंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए आप पता लगाएंगे कि कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उन्हें ही इंडेक्स नंबर के लिस्ट में लिया जाएगा। जैसे कंज्यूमर के अंतर्गत आप मान लीजिए डॉक्टर को ले रहे हैं, डॉक्टर के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर कौन से चीजों को, कौन सी कमोडिटीज को परचेस करता है, उन कमोडिटीज को इंक्लूड किया जाएगा। अगर मान लीजिए टीचर आप लेते हैं, टीचर के लिए इंडेक्स नंबर तैयार कर रहे हैं, तो टीचर कौन से एलिमेंट्स, कौन से कमोडिटीज को यूज करता है, उन कमोडिटीज को लेकर इंडेक्स नंबर सॉल्व किया जाएगा। आपके पास होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी होता है। तो होलसेल में कौन सी चीजें बेची जा रही हैं, किस होलसेल मार्केट के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, या फूड ग्रेन होलसेल के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, या क्लोथ इंडस्ट्री, क्लोथ मार्केट के लिए आप सॉल्व कर रहे हो। तो जिस मार्केट के लिए आप सॉल्व कर रहे हो उस मार्केट का आप कमोडिटी लोगे। दैट मीन्स पर्पज आपको पहले से पता होना चाहिए कि पर्पज क्या है, किसके लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जा रहा है। इसी तरह से आपके पास इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है, इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो जो भी आप इंडेक्स नंबर बना रहे हो उससे रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सा इंडेक्स नंबर ले रहे हो, उसके लिए कौन से कमोडिटीज इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा प्रचलन में कौन से हैं, उनके लिए कौन सी कमोडिटी रेगुलर यूज होती है, उन्हें लेकर इंडेक्स नंबर सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने पहला पॉइंट देखा, पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर। शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप का इंडेक्स नंबर बना रहे हो ताकि उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल्स, उससे रिलेटेड वेरिएबल्स आप आसानी से जमा कर सको। ओके, चलिए पहला लेवल, पहली पायरी हमने पार किया। नेक्स्ट पायरी देखते हैं। नेक्स्ट पायरी है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। इंडेक्स नंबर आपको पता है स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर दो ईयर्स को कंपेयर करता है। बताइए किसको किसको, बेस ईयर को और करंट ईयर को। जिसमें बेस ईयर हमेशा छोटा वाला ईयर होता है और करंट ईयर हमेशा बड़ा वाला ईयर होता है। बेस ईयर को हमेशा 100 समझते हैं और करंट ईयर के लिए हम सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करके पता चलता है कि कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। अब बेस ईयर स्टूडेंट्स हमें सावधानी से लेना बहुत जरूरी है। बेस ईयर क्या है कि कोई गड़बड़ वाला ईयर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोरोना का ईयर 2020 है, अभी कोरोना में जो लोगों की कमाई है उससे आप तुलना करेंगे भविष्य की इनकम को,
भविष्य की इनकम को आप 2020 ईयर के कमाई से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप भविष्य में अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 2020 तो बहुत ही कमजोर ईयर है ये कमाई के लिए, इनकम के लिए। तो 2020 ईयर इनकम के लिए बहुत ही कमजोर है और ये ईयर रेयर है, कॉमन ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर नहीं है, इसलिए इसे बेस ईयर नहीं लेना चाहिए। तो बेस ईयर ऐसा होना चाहिए जो ईयर नॉर्मल हो। करेक्ट स्टूडेंट्स? आप देखिए मार्क्स आपका आता है, एग्जाम में आपका मार्क्स आता है, तो आप किससे कंपेयर करोगे? आप अच्छा बनना चाहोगे तो एकदम जीरो वाले बच्चे से कंपेयर करके खुश होगे कि वाह मेरा तो अच्छा मार्क आया है। और पेरेंट्स किसके कंपेयर करेंगे? एकदम स्कॉलर वाले से कंपेयर करेंगे कि उसका इतना मार्क्स आया, 94% आया, और तेरा कितना आया? ओनली 75% आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो 0% और 94% रेयर केसेस हैं। रेगुलर केसेस क्या होते हैं? 80% होते हैं, 85% होते हैं। तो आपको कभी भी कंपेयर किससे करना चाहिए? 80-85 वाले से जो नॉर्मल है। करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से बेस ईयर लेते टाइम हमें बहुत ही सावधानी रखनी होती है ताकि वो नॉर्मल ईयर लिया जाए, कोई भी रिग्रेशन पीरियड या एबनॉर्मल पीरियड ना लिया जाए। जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस ईयर, मतलब उसी को आप रेफरेंस लेकर आगे बढ़ते हैं, उसी को रेफरेंस लिया जाता है, उसे स्पेशल माना जाता है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं आगे या कहीं भी कोई आपसे पूछता है परसेंटेज वगैरह, तो ज्यादा करके किसकी बात होती है? पिछले सालों में आपके 10th रिजल्ट की बात होती है। 10th में कितना परसेंट था? कोई नहीं पूछता है कि 8th में कितना परसेंट था, 9th में कितना परसेंट था। 10th एक स्पेशल सिस्टमैटिक ईयर माना जाता है, इसलिए हर जगह पर 10th ईयर का ही आपको परसेंटेज पूछा जाता है और उसी से रेफरेंस लिया जाता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप स्कॉलर हो या नॉर्मल हो या फिर डब्बा हो। ठीक है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए बेस ईयर क्या होना चाहिए? परफेक्ट ईयर होना चाहिए। तो क्योंकि उसी से हम आगे रेफरेंस लेने वाले हैं। तो इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपैरिजंस आर मेड, तो ये वो साल होता है जिसके बल पर कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन करने वाला साल ही आप गड़बड़ ले लोगे, कमजोर ले लोगे, तो आपका जो इंप्रेशन है, आपका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग आएगा। दैट मीन्स आपको हमेशा एक नॉर्मल सुटेबल ईयर ही बेस ईयर लेना है। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल, यहां पर लिख दिया उन लोगों ने, बेस ईयर क्या होना चाहिए? नॉर्मल 100% होना चाहिए। दैट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज, कोई भी नेचुरल कैलामिटी उस ईयर में नहीं होनी चाहिए, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। नेचुरल कैलामिटी में कोरोना भी आएगा। कोरोना क्या है? नेचुरल कैलामिटी के अंतर्गत है, पूरी दुनिया को इसने हिलाकर रख दिया। तो कभी भी आप फ्यूचर में बेस ईयर के तौर पर 2020 को नहीं लेंगे। ठीक है? नॉर्मल ईयर लिया जाएगा, 2020 को नहीं लिया जाएगा। और भी कैलामिटीज हैं आपके सामने, मैं अभी बता देता हूं। इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट, तो एक तो वो एबनॉर्मल ईयर नहीं होना चाहिए, मतलब कैलामिटीज वाला ईयर नहीं होना चाहिए, और दूसरा बहुत पिछड़ा हुआ साल नहीं होना चाहिए, बहुत पहले का बहुत पुराना साल नहीं होना चाहिए। जैसे आज हम कितना कमा रहे हैं 2020 में या 2019 में, उसको कंपेयर करने के लिए आप आजादी का टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम से कंपेयर करोगे 1947 से, तो कोई मीनिंग नहीं होगा। 1947 was very much different year and a very long gap is there between 1947 and 2019। 2019 और 1947 के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो उनके कंपैरिजन से कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है? करेक्ट? आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो आपके बगल में जो पड़ोसी है उससे कंपेयर करोगे,
या गांव में जो है कोई रिच पर्सन, उससे कंपेयर करोगे। अब अगर आप अपने आप को आदि मानव से कंपेयर करोगे कि आदि मानव को तो पढ़ने भी नहीं आता था, मुझे तो पढ़ने आता है, तो उसका कोई मीनिंग होगा क्या? नहीं। तो बहुत पुराना ईयर से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया 2 पॉइंट ध्यान रखिए। कैलामिटीज वाला ईयर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई दुर्घटना वाला वर्ष नहीं होना चाहिए, और टू डिस्टेंस बहुत ही पुराना साल नहीं होना चाहिए, बेस ईयर ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जिससे कंपेयर कर रहे हो रिसेंट ईयर होना चाहिए। कैलामिटीज में और क्या जानते हो स्टूडेंट्स? मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको कैलामिटीज का। कैलामिटीज में स्टूडेंट्स देखिए, ये पहला जो फिगर है जिसके अंदर लेडी पानी लेकर जा रही है, इस साल क्या है? सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ गया है। और बगल में क्या है? बहुत ही ज्यादा पानी आ गया है। ठीक है, और तीसरा क्या है? कोरोना का ईयर है। चौथा क्या है आपका? अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भूकंप का फिगर है। तो ये सब कैलामिटीज हैं, नेचुरल कैलामिटीज। जिस ईयर में भी आएगा वो ईयर डगमगा जाएगा, तो उस ईयर को हम बेस ईयर के तौर पर नहीं लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, आपका वार, जिस वर्ष में वार विश्व युद्ध हो जाए वो भी ईयर नहीं ले सकते। ठीक है, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी आया था वैसा ईयर, कोरोना वाला ईयर, वार वाला ईयर, ये सब ईयर हम लोग बेस ईयर में नहीं ले सकते। ओके, तो सेकंड पॉइंट भी हमने क्लियर किया कि बेस ईयर क्या होना चाहिए? नॉर्मल ईयर होना चाहिए, नेचुरल कैलामिटीज वाला ईयर नहीं होना चाहिए, और बहुत पिछड़ा हुआ वर्ष नहीं होना चाहिए। करेक्ट। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे सामने, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स मतलब अगर आप फूड ग्रेन का इंडेक्स नंबर बना रहे हो, तो आप फूड ग्रेन में बहुत सारे फूड होते हैं, फूड ग्रेन के अंदर बहुत सारे पल्स होते हैं, तो हर एक को लोगे तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा। तो ये लोग कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा रेगुलर यूज होता है, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है पब्लिक, उसी प्रोडक्ट को लिया जाए जो दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। अब आप जानते हो राइस कितने टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के हैं, तो हर राइस को आप मत लीजिए, उसमें एक नॉर्मल राइस लीजिए जो सबको रिप्रेजेंट करे, एवरेज क्वालिटी का हो। आपके पास दाल है, वो भी बहुत सारे टाइप का होता है। ठीक है, तो आप एक एवरेज टाइप का लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कहा गया सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, जो हम प्रोडक्ट लेंगे और इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करेंगे, वो प्रोडक्ट क्या होने चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, सारे के सारे नहीं आने चाहिए, ऐसा आना चाहिए जो सबको रिप्रेजेंट करे। अभी आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास में अगर मॉनिटर बनाना है तो सबको मॉनिटर थोड़ी बना दिया जाता है, उस क्लासरूम को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही मॉनिटर बनता है, ताकि बराबर से क्या है सिस्टम चल सके। ठीक है, अभी हर पार्टी में एक मुख्यमंत्री है, एक अध्यक्ष है, तो इस तरह से एक एक अध्यक्ष एक एक मुख्यमंत्री ही होना चाहिए। सभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सिस्टमैटिक हमारा रूल रेगुलेशन नहीं चल पाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या? एक कोई होना चाहिए जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, वैसे को आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ आइटम्स में आपको यही ध्यान देना है। ठीक है, अभी मैंगो हो गया, मैंगो क्या है? कितने टाइप का आता है? ठीक है, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव आइटम जो एवरेज प्राइस का है, जो ज्यादा लोग यूज करते हैं, वो टाइप लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए वर्डिंग पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक की। It is necessary to select a sample of the number of items to be included number। तो यहाँ पर इन लोगों ने सैंपल को इंपॉर्टेंस दिया है, सैंपल वर्ड को। सैंपल वर्ड का क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ। आप कभी जाते हैं स्टूडेंट्स दुकान में चावल लेने के लिए, आप बोलते हैं जरा चावल दिखाइए, तो पूरा गोनी खोलकर नहीं दिखाता है, उसमें क्या है, गोनी में सुज्जा डालता है, थोड़ा सा चावल निकलता है बाहर, वो आपके हाथ पर रखकर बोल देता है देख लीजिए इस टाइप का चावल इसमें है। तो सैंपल आपको क्या है, पूरी गोनी खोलकर एक एक चावल नहीं देखना है, आपको चावल के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा सैंपल ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा।
तो इसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडेक्स नंबर को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न बनाने के लिए हमें ईच एंड एवरी आइटम नहीं लेना होगा, सैंपल स्टाइल में लेना होगा। ठीक है, मतलब चावल तो इतने सारे हैं तो उनमें से एवरेज वाला ही चावल लेना होगा। दाल तो बहुत सारे हैं, उसमें से एवरेज क्वालिटी जो ज्यादा लोग यूज करते हैं वही वाला दाल लेना होगा। मैंगो सभी क्वालिटी का नहीं लिया जाएगा, जो मैंगो ज्यादा रेगुलर लोग यूज करते हैं उसी मैंगो को लिया जाएगा, तो सैंपल के रूप में लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, in the construction of price index numbers, it is impossible to include each and every commodity। तो जब प्राइस इंडेक्स नंबर हम बना रहे हैं तो प्राइस तो हर चीज की होती है, तो सब चीजों का लिस्ट बनाया जाए ऐसा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या लिखा इन लोगों ने, वापस से पढ़िए। अगर आप प्राइस इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इम्पॉसिबल, यह संभव है कि हम हर एक कमोडिटी को इंक्लूड करें। हर एक कमोडिटी मतलब हमारे अकेले के घर में कितनी सारी कमोडिटीज होती हैं, बरोबर। तो सारे एलिमेंट्स अगर लेने जाएंगे तो बहुत लंबा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ क्या लेंगे, सैंपल वाइज लेंगे। The commodities to be selected should represent the taste, habits and customs of the people। तो ज्यादा जो पीपल टेस्ट में रखते हैं, ज्यादातर हैबिट जिस चीज की ज्यादा है वो लिया जाएगा, एंड कस्टम जिसको ज्यादा परंपरा में लोगों ने रखा हुआ है, रीति रिवाज में रखा हुआ है, उसी को यूज किया जाएगा, उसी को लिया जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि नशे की चीजें होती है, दारू, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीजें। लेकिन अगर गहराई में जाएं तो हीरोइन, कोकीन, गांजा, अफीम, ये सब भी है। तो इन लोगों ने क्या कहा है कि हमें सिर्फ वो लेना है जो ज्यादा प्रचलन में है, जो ज्यादा लोग यूज करते हैं, उन्हीं कमोडिटीज को लेना है और उनका प्राइस चेक करना है। इक्के दुक्के लोग जो यूज करते हैं वो हमें नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट जो ज्यादा टेस्ट में चल रहा है, जो ज्यादा हैबिट में चल रहा है, जो ज्यादा कस्टम में चल रहा है, परंपरा में चल रहा है, उन्हीं चीजों को लिस्ट में लिया जाएगा और इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा only standardized and graded items should be included to give better result। करेक्ट, तो हमें क्या है, स्टैंडर्ड चीजें ही लेनी है, स्टैंडर्ड चीजों से ही कैलकुलेशन करना है। स्टैंडर्ड चीजें और ग्रेडेड मतलब क्या, आप जानते हैं चॉकलेट, चॉकलेट मार्केट में कई टाइप के हैं। आप जानते हैं कि 50 पैसे 1 रुपए से लेकर 100-200 रुपए तक के चॉकलेट हैं मार्केट में। 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के चॉकलेट हैं, लेकिन आपको वो लेना है जो स्टैंडर्ड है, जो ग्रेडेड है, बरोबर। तो स्टैंडर्ड ग्रेडेड मतलब क्या, न ज्यादा सस्ता न ज्यादा महंगा। ठीक है, जो ज्यादा प्रचलन में लोग परचेज करते हैं वो। तो बोलिए चॉकलेट में ज्यादा स्टैंडर्ड या ग्रेडेड क्या है, जिसके मुंह से सुनो वो क्या लेता है, कैडबरी चॉकलेट, 5 स्टार चॉकलेट, ठीक है, पर्क। तो ये सब चॉकलेट क्या है, ग्रेडेड हैं, स्टैंडर्डाइज हैं, ना तो ज्यादा लो क्वालिटी के ना तो ज्यादा हाई क्वालिटी के। तो हमें क्या लेने हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते टाइम उन्हीं कमोडिटीज को लेना है जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं एंड ग्रेडेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि सिलेक्शन ऑफ आइटम के अंतर्गत उन्हीं आइटम्स को लिया जाएगा जो ज्यादा प्रचलन में चल रहे हैं, ज्यादा टेस्ट, हैबिट एंड कस्टम में चल रहे हैं, और वो भी क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड वाले होने चाहिए, ना तो ज्यादा लो क्वालिटी ना तो ज्यादा हाई क्वालिटी। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, आप होम अप्लायंसेस में अगर देखेंगे, होम अप्लायंसेस में, तो होम अप्लायंसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो रेगुलर चीजें हैं वो क्या है, कबाड़ मतलब कपाट आपके घर में होगा, फ्रीज, फ्रीज आपके घर में होगा, प्रेस, आयरन, ओवन, वॉशिंग मशीन, बैग, एसी,
ये सब आपके रूम में होगा। तो जो चीजें हर एक के घर में नॉर्मली मिल जाती हैं उन्हीं चीजों को लिया जाएगा, बरोबर है। बहुत छोटी चीज या बहुत ही ज्यादा महंगी चीज जो इक्के दुक्के लोगों के पास होता है वैसा चीज नहीं लिया जाएगा। और ये सब चीजें क्या है, स्टैंडर्ड है। आप बोलेंगे मेरे घर में नेल कटर भी है, मेरे घर में कैंची भी है, तो नेल कटर और कैंची कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है। स्टैंडर्ड चीजें क्या है, एसी, फ्रिज, टीवी, कबाड़ एंड बैग, ये सब चीजें क्या है, स्टैंडर्ड हैं। तो इन्हीं चीजों को इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन में लिया जाएगा। अगर आप फूड ग्रेन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर आपको फिगर दिया गया है फूड ग्रेन का, तो फूड ग्रेन के केस में आप कौन से चीजों को रेगुलर टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस में है वो देखिए, राइस, शुगर, पल्स, क्लोथ, घी, रेंट, ये सब के घरों में इन चीजों की बात होती है। तो जो सबके घरों में बात होता है, जो ज्यादा टेस्ट हैबिट एंड कस्टम में है, उन्हीं आइटम्स को इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड किया जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड वेरी नाइसली। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। पिछला पेज मैं वापस से दिखा देता हूं। हमने देख लिया कि सिलेक्शन ऑफ आइटम्स के टाइम हमें पूरे एलिमेंट्स लेना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हम पूरे एलिमेंट्स नहीं लेंगे, वही लेंगे जो टेस्ट हैबिट और कस्टम में है और स्टैंडर्ड है, ग्रेडेड है। ठीक है, ओके। चलिए, थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। अब जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आप जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपको कोटेशन परफेक्ट लेना होगा। कोटेशन परफेक्ट लेने का मतलब होता है स्टूडेंट, आप जानते हो कहीं किसी से हमें घर बनवाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर वो कॉन्ट्रैक्टर से हम कोटेशन से, जिसका कोटेशन बेस्ट होगा उसे हम क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। उसे ऑर्डर दे देते हैं कि भाई तुम क्या करो, अपना घर कंस्ट्रक्ट करने का काम चालू करो। तो ऐसे ही इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते टाइम आपको किसी भी कमोडिटी का पहले रेट अच्छी तरह से ढूंढकर निकालना होगा। आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर आप एक ही कमोडिटी देखें, जैसे आप ओनियन एंड पोटैटो देख रहे हैं, एक दुकान में अलग रेट मिलता है, एक दुकान में अलग रेट मिलता है। तो कौन सा रेट लिया जाए इंडेक्स नंबर में, तो हम क्या लेंगे, एवरेज रेट लेंगे। ठीक है, एवरेज रेट लिया जाएगा। आप गोवा में जाकर देखिए शराब की कीमत और मुंबई में देखिए शराब की कीमत, तो उसमें फर्क है। तो हम क्या लेंगे, एवरेज प्राइस लेंगे। ठीक है, ना कि गोवा का ले लेंगे ना तो मुंबई का ले लेंगे, हम क्या लेंगे, एवरेज प्राइस लेंगे। तो ये लोग क्या कहते हैं कि प्राइस कोटेशन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्लेस अगर चेंज होता है तो प्राइस चेंज हो जाता है। गोवा से मुंबई अगर आप चेंज किए, प्लेस चेंज किए, तो प्राइस चेंज हो जाता है। गांव से शहर में आप आ गए तो प्राइसेस चेंज हो जाती है। एक समय से दूसरे समय पर आप ले रहे हो, मतलब जनवरी में अलग रेट है, फरवरी में अलग रेट है, तो कौन सा रेट लिया जाए, जनवरी में ये था, फरवरी में तो रेट चेंज हो गया है, तो हमें दिक्कत होती है। तो कोटेशन जो है, प्राइस जो है, वो हम हमेशा एवरेज लेंगे और बेस्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का वर्डिंग पढ़कर देखा जाए स्टूडेंट्स। सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, prices of the selected commodities may vary from place to place and shop to shop in same market। एक ही मार्केट में अगर आप जाएंगे, एक ही मार्केट में अगर आप जाएंगे तो प्राइसेस क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, शॉप टू शॉप चेंज होता है। इसीलिए हम एक मार्केट में प्राइस पूछकर दूसरे मार्केट में जाते हैं, एक शॉप में प्राइस पूछकर फिर दूसरे शॉप में बार्गेनिंग करने जाते हैं। एक जगह से सस्ता मिलता है तो हम अपने पास वाला जगह छोड़कर उस दूर वाले प्लेस पर जाते हैं सामान को परचेज करने के लिए। तो आप जानते हैं कि कमोडिटीज का जो प्राइसेस है, कमोडिटीज का जो प्राइसेस है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है,
और शॉप टू शॉप भी चेंज होता है। Therefore, it is desirable that quotation should be obtained from an unbiased price reporting agency। तो ये जरूरी है स्टूडेंट्स कि हम जो प्राइस का कोटेशन ले रहे हो वो किसी अनबायस्ड मतलब विश्वासु, बायस्ड मतलब होता है धोखा, बायस्ड मतलब होता है धोखा, और अनबायस्ड मतलब होता है विश्वासु, बरोबर, जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकें। तो जिस पर हम बिलीव कर सकें, जो विश्वासु एजेंसी, रिपोर्टिंग एजेंसी, सब रिपोर्ट एजेंसीज होते हैं ना, लोग बताते हैं कि इस टाइम सेंसेक्स कितना चल रहा है, इस टाइम मिल्क का रेट कितना चल रहा है, आलू प्याज का रेट कितना होना चाहिए इस टाइम। तो जो रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, जो जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उनसे प्राइसेस पूछकर वो प्राइस हम क्या लेंगे, इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन के अंतर्गत लेंगे। ठीक है। अभी मान लीजिए स्टूडेंट क्लासेस हैं, कॉलेज हैं, हर एक जगह तो प्राइस अलग अलग है। तो ये क्लासेस के प्राइस को मैं प्राइस समझूं या वो कॉलेज के प्राइस को मैं प्राइस समझूं, ये कंफ्यूजन होता है। तो सरकार ने जो एवरेज प्राइसेस फिक्स किया हुआ है, या जो रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं जो बेस्ट प्राइस बता सकती हैं कि इसके लिए इतना ही प्राइस होना चाहिए, वो प्राइस हम क्या लेंगे, इंडेक्स नंबर के अंतर्गत कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है। टू अचीव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब क्या, सटीक, मतलब परफेक्ट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस एंड पर्सन इज रिक्वायर्ड। तो जो रिपोर्टिंग एजेंसी में आप जाएंगे तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेस है, मतलब जहां से आप पूछ रहे हैं या जिस इंसान से आप पूछ रहे हैं, जिस जगह से जिस इंसान से आप पूछ रहे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, मतलब एकदम सटीक होने चाहिए, एकदम शुद्ध होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। करेक्ट। आगे तो आपको इस पॉइंट में बताया गया स्टूडेंट्स कि प्राइस कोटेशन, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते टाइम प्राइस कोटेशन बहुत ही जरूरी है, और प्राइस कोटेशन बहुत ही ध्यान से आपको लेना है, क्योंकि प्लेस टू प्लेस प्राइस चेंज होता है, टाइम टू टाइम प्राइस चेंज होता है, शॉप टू शॉप प्राइस चेंज होता है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा डिजायरेबल मतलब जैसा चाहिए वैसा प्राइस प्राप्त करने के लिए आप किसी विश्वासु, अनबायस्ड मतलब विश्वासु रिपोर्टिंग एजेंसी से आप पूछेंगे कि प्राइसेस इस टाइम क्या चल रहा है, तो एवरेज प्राइस बताएगा, और उसी सही जगह से सही इंसान से आपको शुद्ध इंफॉर्मेशन मिल पाएगा, जिससे आप आगे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके। तो मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। प्राइस कोटेशंस के लिए मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब देखिए, प्राइस कोटेशन आप ढूंढने जाएंगे मुंबई में और किसी विलेज एरिया में, तो प्राइसेस बहुत अलग होंगे। मुंबई एरिया का जो प्राइसेस होगा वो विलेज एरिया से बहुत ही अलग होगा, डिफरेंट होगा। विलेज में प्राइसेस बहुत कम होंगे और मुंबई सिटी में प्राइसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। आप किसी भी होटल के चाय की कीमत देख लीजिए, गांव में कहीं भी 10 रुपए से ज़्यादा की चाय नहीं होगी, लेकिन शहर में आप देखेंगे तो चाय का कप ही 100 रुपए 200 रुपए का चाय मिलेगा आपको होटल में। ठीक है। तो इस तरह से प्राइसेस का बहुत ही डिफरेंस है। तो हम हमेशा रिपोर्टिंग एजेंसी से प्राइसेस पहले कंफर्म करेंगे, फिर वो प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। ओके। सो होप यू अंडरस्टूड फोर्थ पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस। चलिए फिफ्थ पॉइंट हम चालू करते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट इज इन योर टेक्स्ट बुक, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कई टाइप के एवरेज होते हैं। एवरेज होते हैं, आपको पता है, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड हम पहले से ही सीख चुके हैं, जिसमें मीन को कहा जाता है अरिथमेटिक मीन। मीन को कहा जाता है अरिथमेटिक मीन। तो मीन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। मीडियन और मोड के कंपैरिजन में मीन को सबसे बेस्ट माना जाता है। मीन का बड़ा नाम है अरिथमेटिक मीन। दूसरे एवरेजेस भी होते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन नाम के दो मीन हैं, दो एवरेजेस हैं,
जिसमें हमेशा अरिथमेटिक मीन को ज्यादा सिंपल मतलब ज्यादा इजी माना जाता है, इसलिए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए अरिथमेटिक मीन ज्यादा तौर पर यूज किया जाता है। चलिए वर्डिंग्स पूरा पढ़कर देखते हैं, फिर एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा आपको। चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज मतलब सही एवरेज का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स रिक्वायर्स चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज। इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए सुटेबल एवरेज का होना बहुत ही जरूरी है। जर्नली सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा करके अधिकांश रूप से अरिथमेटिक मीन ही यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज सिंपल टू कंप्यूट, क्योंकि ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है। अरिथमेटिक मीन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अरिथमेटिक मीन का मैं अभी अगले पेज में फॉर्मूला दिखाता हूं तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इट इज सिंपल टू कंप्यूट, वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, चलिए दिखाता हूं मैं यहाँ पर। दूसरे एवरेजेस के कंपेयर में अरिथमेटिक मीन इजी होता है, इसलिए अरिथमेटिक मीन को इन लोगों ने स्टार दिया है कि अरिथमेटिक मीन ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए बेटा देख लेते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या डिफरेंस है। तो पहले से आपको याद है स्टूडेंट्स, पहले से आपको याद है 10th में आप मीन मीडियन मोड मतलब माध्य माध्यिका बहुलक फाइंड आउट करते थे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मीन को है, और मीन का ही दूसरा नाम है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का दूसरा दुश्मन है ज्योमेट्रिक मीन। तो आप ये देखिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अरिथमेटिक मीन वर्सेस ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला बताया गया आपको। मान लीजिए ए और बी है, उनका एवरेज चाहिए, तो ए और बी दो है ना, तो उनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 लोग रहेंगे तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 लोग हैं, 5 आइटम्स हैं, तो 5 को प्लस करके, पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे। 10 लोग हैं तो 10 को प्लस करके 10 से डिवाइड करेंगे, तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन जरा हार्ड होता है। ज्योमेट्रिक मीन में दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लिया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया जाता है, तब ज्योमेट्रिक मीन आता है। तो इन लोगों ने कहा है ज्योमेट्रिक मीन जरा कैलकुलेशन में हार्ड होता है, इसलिए अरिथमेटिक मीन ज्यादा इजी है। तो दोनों के युद्ध में कौन जीत रहा है, अरिथमेटिक मीन जीत रहा है, अरिथमेटिक मीन जीत रहा है, इसलिए कैलकुलेशन अरिथमेटिक मीन का ही इजी है, सिंपल है। यहाँ पर लिखा है ना सिंपल, अरिथमेटिक मीन जो है सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए जनरली सामान्य रूप से अरिथमेटिक मीन ही फॉर्मूले के रूप में, एवरेज के रूप में इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, आप कौन सा एवरेज चॉइस करेंगे, अरिथमेटिक मीन। जनरली अरिथमेटिक मीन को चूज किया जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल और फॉर्मूले के साथ मैंने 5वां पॉइंट आपको समझा दिया, कौन सा एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट 6th पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट वी हैव असाइनिंग प्रॉपर वेट्स, असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। अब चीजों को स्टूडेंट्स कंपेयर करने के लिए कभी कभी कुछ चीजें क्या होती हैं, बड़े ही विचित्र टाइप से उनका इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही विचित्र टाइप से इंपॉर्टेंस होता है। मतलब क्या, जैसे स्टूडेंट लाइफ के लिए पानी बहुत जरूरी है, पानी वाटर बहुत जरूरी है, और डायमंड, जीवन को जीने के लिए डायमंड की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि डायमंड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डायमंड तो बहुत महंगा है, और प्राइस ये वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वाटर का कोई प्राइस ही नहीं है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, बहुत ही नॉर्मल लो प्राइस है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है, जो बहुत जरूरी है लाइफ के लिए वो इतना सस्ता है, और जो लाइफ के लिए जरूरी नहीं है वो इतना महंगा है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते टाइम इनको वेटेज दिया जाएगा कि किस चीज का कितना वेटेज है,
कौन सा चीज कितने काम में आता है, इस तरह से वेटेज दिया जाएगा। तो ये वेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असाइनिंग प्रॉपर वेटेज, वेट्स असाइन करना, वेट देना, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, दो इंसान सामने हैं, दो इंसान में एक डॉक्टर है और एक क्या है, मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्ट करने वाला मजदूर है, पत्थर तोड़ने वाला। तो दोनों इंसान ही है, लेकिन डॉक्टर को हम 1 घंटा अगर ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं तो उनको पेमेंट ज़्यादा करते हैं, और मजदूर को, पत्थर तोड़ने वाले को 1 घंटे के लिए काम पर बुलाते हैं तो उसको कम प्राइस देते हैं। तो वो वेटेज है, आप किसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आपके लिए कौन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही इंडेक्स नंबर में जो आपने कमोडिटी सिलेक्ट किया है उसको वेट देना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, उसको वेट देने के बाद में कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन, वेट रिफर्स टू द रिलेटिव इम्पोर्टेंस। देखा आपने बेटा, रिलेटिव इम्पोर्टेंस मतलब एक चीज का दूसरे चीज के कंपेयर में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है या कितना कम इम्पोर्टेंस है, वो देखकर उनको रैंकिंग करना, ग्रेड देना, मतलब वेट देना ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते टाइम आप कई आइटम्स लोगे, कई कमोडिटीज लोगे, तो इनको रिलेटिव इंपॉर्टेंस को देखते हुए वेटेज देना बहुत जरूरी है। वेट देने के बाद में ही कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, वेट दो प्रकार का होता है। वेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। वेट इन लोगों ने बताया टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्वांटिटी वेट, याद रखिए, फर्स्ट क्वांटिटी वेट एंड सेकेंड वैल्यू वेट। तो क्वांटिटी वेट्स और वैल्यू वेट्स, क्वांटिटी मतलब Q और वैल्यू मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था P इंटू क्यू। वैल्यू, वैल्यू मैंने आपको बताया था 20 रुपए का एक मार्कर है तो 3 मार्कर की वैल्यू कितनी हुई, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक मार्कर का 20 रुपए है तो 3 मार्कर का जो रेट होगा 20 इंटू 3 60 होगा, तो आपने मल्टीप्लाई किया। तो वेटेज या तो क्वांटिटी के हिसाब से दिया जाए या तो फिर वैल्यू के हिसाब से दिया जाए। तो दो टाइप का वेट होता है, क्वांटिटी वेट और वैल्यू वेट। सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जैसे कि आप जानते हैं सभी आइटम इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होते। जैसे आप सींगदाना ले लीजिए और आप काजू ले लीजिए। सींगदाना और काजू तो एक ही कलर के दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन सींगदाने और काजू का इम्पोर्टेंस जमीन आसमान का फर्क है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स, इसलिए उन्हें क्या करना है, स्पेसिफिक वेट मतलब बहुत ही सावधानी से, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही परफेक्ट उन्हें वेट्स असाइन करने के बाद में ही इंडेक्स नंबर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स, तभी हमें क्या होगा, बेटर रिजल्ट्स अचीव्ड मतलब मिलेगा, प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर पॉइंट था असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। असाइनिंग प्रॉपर वेट्स मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ के लिए, उसे ज़्यादा वेटेज देना, और जो कम इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए उसे कम वेटेज देना बहुत ज़रूरी है। और वेटेज दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटी वेट्स और वैल्यू वेट्स। क्वांटिटी मतलब Q और वैल्यू मतलब P इंटू क्यू। और असाइन करते टाइम आपको ध्यान देना है कि स्पेसिफिक परफेक्ट वेट असाइन किया जाए तो ही आपका इंडेक्स नंबर क्या होगा, परफेक्ट फाइंड आउट होगा। आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ स्टूडेंट्स। एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, मैंने बताया कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, तो आपके सामने मैं रखता हूँ ये चीज़ें, चेक कीजिए। ट्री, ट्री आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको शुद्ध हवा, शुद्ध इन्वायरमेंट मिलता है। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो आपका क्या होगा, जीवन जो है लो क्वालिटी का हो जाएगा, सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको वेटेज ज़्यादा देना चाहिए। गोल्ड, गोल्ड लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
फिर भी मार्केट में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसे वैल्यू वेट के हिसाब से इसको भी वेट क्या देना चाहिए, ज़्यादा चाहिए देना चाहिए। वाटर लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसका वैल्यू तो ज़्यादा नहीं है लेकिन क्वांटिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पानी हमें चाहिए, अगर एक दिन नहीं आया तो खलबली मच जाएगी पूरे एरिया में, ठीक है। तो पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी वेट अच्छा देना चाहिए, हाई वेट देना चाहिए। बाद में आपके पास डायमंड है, डायमंड मार्केट में बहुत ही कीमती है, तो इसे भी वेटेज क्या है, ज़्यादा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट कुछ चीज़ें क्या होती हैं लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनका क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ट्रीज ज़्यादा रहेगा तो ही हवा शुद्ध रहेगी, पानी ज़्यादा रहना चाहिए तो ही इन्वायरमेंट सही रहेगा। और कुछ चीज़ें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्ड और डायमंड, गोल्ड और डायमंड इकोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी वेट मिलना चाहिए। तो क्वांटिटी के हिसाब से भी वेट दिया जाता है और वैल्यू के हिसाब से भी वेट दिया जाता है। तो आपको मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपको बताया गया क्वांटिटी वेट, तो क्वांटिटी वेट में आपका ट्री, फॉरेस्ट और वाटर मतलब सी, रिवर, इनको इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। और उसके बाद में वैल्यू इंपॉर्टेंस में अगर आप देखेंगे, वैल्यू इंपॉर्टेंस में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इनको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक परफेक्ट असाइनमेंट देने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट परफेक्ट एक्यूरेट इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेटेज देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट जो है आपका लास्ट पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है, ध्यान देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिसन, सारी चीजें आपने जमा कर लिया है, कमोडिटीज आपने जमा कर लिया, उनका प्राइस आपने जमा कर लिया, उसे आपने परफेक्ट वेट दे दिया। अब आप सोचेंगे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए चेक करते हैं, हमारे पास फॉर्मूले कई हैं, आपको पता है सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर, दो हमारे पास फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताऊं, सिंपल इंडेक्स नंबर में आपने देखा था तीन टाइप, सिंपल इंडेक्स नंबर में तीन टाइप होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये पहले के लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं टाइप, और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो वापस से मैं बताता हूं, सिंपल इंडेक्स नंबर में हमने देखा था प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। अगला फॉर्मूला होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर आपके सिलेबस में दो ही फॉर्मूले बताए गए हैं, जो है लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्चीज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला परफेक्ट लगाना चाहिए। प्राइस से रिलेटेड चीजें हैं, प्राइस इंपॉर्टेंट है तो प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला लगाइए, क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगाइए। जैसे स्टूडेंट्स आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड का देख रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली प्राइस इंडेक्स नंबर बनाना होगा, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड जो है प्राइस से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट, ट्री, वाटर, एयर, इनका इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो ये क्वांटिटी पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, प्राइस में नहीं, तो इनका लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं जरा, वेरियस फॉर्मूले आर डिवाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिए कई फॉर्मूले बनाए गए हैं। चॉइस ऑफ अ सुटेबल फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन द पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर। आप इंडेक्स नंबर जो बना रहे हैं उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, उसे देखकर आप इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला डिसाइड करके, चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा मतलब डेटा क्या अवेलेबल है, उसका क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है अच्छी तरह से, या प्राइस अच्छी तरह से अवेलेबल है, या दोनों अच्छी तरह से अवेलेबल है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। जैसे प्राइस अच्छी तरह से अवेलेबल है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर लगाएंगे। अगर क्वांटिटी सिर्फ अच्छी तरह से अवेलेबल है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लगाएंगे। अगर दोनों अच्छी तरह से अवेलेबल है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू इंडेक्स नंबर लगाएंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर फॉर्मूला लगाया जाएगा।
ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हैं। ओके, जो फॉर्मूले हैं उनका टाइप शो करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, आपको पेज दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के अंतर्गत आपको मैंने बताया कि दो टाइप के फॉर्मूले यूज होते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। बताइए, सिंपल इंडेक्स नंबर में मैंने आपको बताया प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर, तीन है। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर के अंतर्गत आपके पास दो ही हैं, जिसमें एक लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर है और एक पास्ट चीज इंडेक्स नंबर है। ठीक है, इन पांचों टाइप पर हमने क्वेश्चंस पहले एपिसोड में, पहले लेक्चर्स में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप उसे रिफर कर सकते हैं। तो इन पांचों में से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, ये आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसे देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वे वी कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के जो स्टेप्स हैं। आप लोगों ने अच्छी तरह से सहयोग दिया और लेक्चर को सुना, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।